मैं और मेरे ससुर अकेले रहते थे। मेरे ससुर इतने बूढ़े नहीं थे। मैं सारा दिन अपने आप को दुपट्टे से ढक कर रखती थी। काम करने के दौरान कई बार ऐसा होता कि दुपट्टा गले से उतर कर नीचे हो जाता। तब ससुर मुझे अजीब नज़रों से देखते। तो मुझे बहुत ही शर्म महसूस होती, क्योंकि मैं भारी भरकम जिस्म की मालिक थी और अक्सर अपने जिस्म को ऐसा ढक कर रखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। ससुर को रात को खाना देकर मैं अपने कमरे से दरवाज़ा बंद करके सोने लेट जाती थी, लेकिन जब सुबह उठती तो बेडशीट पर सफ़ेद दाग लगे होते। मैं शादीशुदा थी और अच्छी तरह जानती थी कि ये दाग किस चीज़ के हैं, लेकिन आखिर कौन मेरे कमरे में आकर ये सब करता था, क्योंकि मैं तो दरवाज़ा बंद कर देती थी। अब ये रोज़ होने लगा था। ससुर का रवैया मेरे साथ बहुत ही अजीब सा हो गया था। वो मेरा ऐसा ख्याल रखते थे जैसे कोई अपनी बीवी का रखता है। मेरी शुरू से आदत थी कि सुबह होते ही मैं सबसे पहले नहाने जाती थी। एक दिन मैं सुबह नहाकर बाथरूम से निकली ही थी कि मेरी नज़र सामने मेरे कमरे की तरफ गई, जहाँ से ससुर मेरे कमरे की तरफ से निकल रहे थे। उनके हाथ में एक थैली थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वे क्या चीज़ है मेरे कमरे से लेकर जा रहे हैं। मैंने इरादा कर लिया था कि आज रात जाग कर देखूंगी कि मेरे कमरे में आखिर कौन आता है। मैंने जानबूझकर कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और नाइट सूट पहनकर लाइट बंद करके बेड पर लेटी रही और सोने की एक्टिंग करने लगी। बिल्कुल खामोश थी मैं। थोड़ी देर के बाद हलचल की आवाज़ आई। मुझे लगा कि ससुर पानी पीने के लिए या बाथरूम जाने के लिए उठे होंगे, लेकिन कोई मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था और कमरे में दाखिल हो गया। कमरे की लाइट बंद थी और मैंने सांस खींचकर सोने की एक्टिंग कर ली, और क्योंकि मुझे देखना था कि ये कौन है, लेकिन अगले ही लम्हे से मेरा बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था जब ससुर ने मेरा नाम सानिया है। मेरे ख़ानदान में से उस दुनिया में कोई भी ज़िंदा नहीं था सिवाय मेरे और एक चाचा के। उन्होंने मेरी शादी करवा दी, लेकिन मेरे चाचा कोई जालिम किस्म के नहीं थे। वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। जब मेरी शादी हुई उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जो पति मेरे लिए उनको मिला वो कोई इतना ख़ास अमीर नहीं था और ठीक ठाक भी नहीं था, लेकिन उनके पास भी और कोई चारा नहीं था, क्योंकि चाचा की बीवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कोई भी अच्छा रिश्ता आता तो वो कहती कि अपनी बेटी के बारे में सोचो, इस सानिया को तो बस जल्दी जल्दी से घर से निकाल दो, नहीं तो मेरी बेटियों के रिश्ते भी नहीं होगी, क्योंकि जो भी घर आता था वह मुझे ही पसंद कर लेता था। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी एक चाची की बेटियां बहुत ही मोटी थी और काली सी थी, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ इतना बुरा नहीं था। सब कुछ ठीक था, बस कभी कभी चाची को इसी बात पर गुस्सा था कि रिश्ते मेरी बेटियों के लिए आते हैं, लेकिन पसंद इस सानिया को करके चले जाते हैं। ऐसा भी होने लगा कि जब रिश्ता आता तो वे मुझे छुपा देती, और बस फिर चाचू ने तंग आकर जो भी रिश्ता मिला फ़ौरन मुझे भेज दिया। कोई पूछताछ भी नहीं की और ज़्यादा कीड़े भी नहीं निकाले। जिस घर में मेरी शादी हुई थी उसमें कोई भी नहीं था। मेरे पति दूसरे शहर में काम करते थे, जो यहाँ से 1 दिन की दूरी पर था, इसलिए वो बार बार नहीं आ सकते थे, लेकिन 4 महीने बाद 1 हफ्ते के लिए ज़रूर आते थे। मैंने कहा कि चलो शुक्र है दूसरे मुल्क में तो नहीं है, वरना तो 2-2 साल में एक बार ही चक्कर लगता है। घर में कोई नहीं था सिवाय मेरे और ससुर के। मेरे ससुर ने कहा कि तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सानिया मेरे ससुर बहुत ही अच्छे हैं, और वो वाकई बहुत ही अच्छे थे, मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे। शादी के 2 हफ्ते बाद मेरे पति ने कहा कि मुझे जाना होगा। मैंने सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी। मैंने भी उसे भारी दिल से भेज दिया। उनका नाम मोहसिन था और मेरे ससुर का नाम सुलेमान था। ससुर भी काम पर जाया करते थे। सुबह सुबह उनको नाश्ता बना कर देती और वे काम पर चले जाते। उन्होंने कहा कि घर को अंदर से बंद कर लेना, कोई भी आए तो दरवाज़ा न खोलना, जब मैं आऊँगा तो पहले पूछना कि कौन है, मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं हूँ, उसके बाद ये दरवाज़ा खोलना। वो मुझे बहुत ही प्यार करते थे, बेटी की तरह मेरे नाज और नखरे उठाते थे, मेरे सर पर हाथ रखते और वापसी पर मेरे लिए आइसक्रीम लेकर ज़रूर आया करते थे। मैंने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी, तो कहने लगे कि अभी अभी तो शादी हुई है तुम्हारी, थोड़ी सी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। आज मेरी बीवी ज़िंदा होती तो मेरी कोई बेटी होती तो क्या तुम्हारा उसके साथ वक्त अच्छा गुजर जाता। क्या करे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो है ना। इसी तरह वो रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई चीज़ लाया ही करते थे, लेकिन एक बार तो कुछ ऐसा ले आए जिसकी उम्मीद नहीं थी और मैं थोड़ी हैरान भी रही। मेरा पति सिक्योरिटी का काम करता था, इसलिए उसे दिन भर फ़ोन करने की इजाज़त नहीं थी।
रात को सिर्फ 10 मिनट के लिए मुझसे बात करते थे, लेकिन इतने थके होते थे कि बात करते करते ही सो जाते थे। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, जो कि मैं पूरा दिन इस 10 मिनट के लिए इंतज़ार करती रहती थी। लेकिन उनकी भी तो मजबूरी थी। वो पूरा दिन गर्मी में धूप में सिक्योरिटी पर खड़े खड़े थक जाते थे। कहते थे कि ये बहुत ही बड़ी अपॉइंटमेंट है, लेकिन बड़ी ख़तरनाक जगह है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें बनती है जिसमें कभी भी आग लग सकती है, इसलिए तो अच्छे पैसे मिलते हैं इस नौकरी के, नहीं तो तुमसे कभी भी इतना दूर नहीं रहता। लेकिन एक दिन बुरी खबर मुझे मिली कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया। जिस बिल्डिंग के सामने वो काम करता था उस बिल्डिंग में आग लग गई और वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे लिए ये सदमा बहुत ही बड़ा था। मैं शादी के 3 महीने बाद ही बेवा हो गई थी। तो मेरे चाचा ने कहा कि वापस चलो। मेरी चाची ने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा कि ये तो शादी के 3 महीने बाद ही बेवा हो गई है, इसकी मनहूसियत का साया मेरी बेटियों पर पड़ जाएगा। हमारे घर में जब तक थी तब तक तो कुछ अच्छा नहीं होता था, जैसे ही निकली तो देखो हमारे घर में सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई है। इसको वापस नहीं आने दूंगी। मजबूरी में ही सही मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी। मेरी चाची ने कहा कि फ़िक्र मत करो सानिया, आजकल तो बेवा औरत, तलाकशुदा औरतों की शादी हो जाती है, कोई ना कोई मिल ही जाता है। तुम्हारे लिए भी कोई और तलाश करूँगा। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे मेरे पति की बहुत ही याद आती थी। मेरे ससुर अब काम से जल्दी वापस आ जाते थे और एक दिन मैंने देखा कि उनके पास एक लाल रंग की बेडशीट थी। कहने लगे कि बेटा ये बिछा कर सोना। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे इनसे ये पूछना था कि मैं ये बिछा कर क्यों सोऊं। तो उन्होंने तो इतना कहा कि तुम्हारे लिए लाया हो, अपने बिस्तर पर बिछा लेना। मैंने कहा कि घर के लिए लाए हुए होगे। वैसे भी इस घर में कोई इतनी जल्दी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी और मुझे दहेज देने वाला भी कौन था। लेकिन मुझे हैरत तब हुई जब सुबह मेरे ससुर ने कहा कि वो बेडशीट मुझे वापस कर दो। मुझे लगा कि शायद उन्होंने रखने के लिए दी थी। मैंने कहा कि लेकिन मैंने तो बिस्तर पे बिछा दी थी और मैं इस पर सो भी गई थी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छा किया जो इस पर सो गई, लेकिन अभी मुझे वापस करो। मैंने वो बेडशीट उठाई और अपने ससुर को वापस दे दी। उन्होंने थैली में डाली और वे अपने साथ ले गए। देखने में तो वो नई सी लग रही थी, लेकिन शायद महंगी ले आए थे, इसलिए वापस करने चले गए थे। मैंने भी कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए और बेडशीट वापस कर दी। मुझे मेरे पति की बहुत याद आती थी, लेकिन आज रात को मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई थी, जबकि कि पिछले कुछ दिनों से तो मेरी सारी रात रोती थी। रो रो कर तबीयत ख़राब हो गई थी। ऐसा लगता था कि ये सब झूठ है, अभी वे वापस आ जाएंगे मेरे पति और आकर कहेंगे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये तो सिर्फ मेरे दिल की तसल्ली देने की बात थी। इस तरह थोड़ी ना कोई वापस आता था। कौन कि ज़िंदगी में बड़ी बुरी चीज़ है, इंसान के साथ इंसाफ नहीं करती और उसे ऐसी सूरत हाल में डाल देती है जिसके लिए वह तैयार ही नहीं होता। मैंने कब सोचा था कि मैं इतनी जल्दी बेवा हो जाऊंगी और मेरा पति, जिसके साथ मेरे सिर्फ 2-3 हफ्ते ही गुजरे थे और वह इस दुनिया से चला गया था, ये उम्मीद बाकी थी कि शायद मैं हामिया हो जाऊं। और मेरे शौहर को गए हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। कुछ दिन और गुजर जाते तो शायद मुझे पता चल जाता कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये नहीं क्योंकि जब मेरा पति वापस गया तो इस 2-3 दिन पहले वह मेरे साथ था, लेकिन जब वापस गया तो उसके 2 दिन बाद ही खबर आ गई थी कि वे इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मेरे पास एक तो थी कि रात को ससुर वापस आए तो उनके पास फिर से बेडशीट थी। कहने लगे कि ये बेडशीट बिछा लेना। मैंने कहा कि क्या बात है, आप वापस देने के लिए क्यों चले गए? और तो कहने लगे कि जिस दुकान से मैंने ये ली थी, एक दोस्त ने कहा कि मैंने भी इसी दुकान से ले ली थी, पर मैंने तो सस्ती ली थी, आपने महंगी ले ली है। तो मैं वापस लेकर झगड़ा करने चला गया था, लेकिन फिर उसने मुझे 100 रुपये वापस कर दिए। तुम भी जाकर सो जाओ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही हुआ जिसका मुझे भी अंदाज़ा था। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने फिर से बेडशीट बिछा ली और मैं सो गई। ऐसे सोई कि सुबह जब मेरी आँख खुली तो लेकिन सुबह मेरी तबीयत बहुत ही अच्छी हो रही थी। मुझे लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी मुझे इस तरह से चक्कर भी आ रहे थे और बदन भी बहुत ही दर्द हो रहा था। देखिए, सुबह जब नाश्ता बना रही थी तो ससुर ने फिर से कहा कि बेडशीट वापस कर दो। मैं तो हैरान रह गई। अभी मैं उनसे कुछ पूछना चाहती तो उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है सानिया, जल्दी वापस ले आओ। मैंने जल्दी से वापस कर दी और बिना कोई जवाब दिए ससुर बाज़ार चले गए और कहने लगे कि बहुत काम है मुझे, तुम अपना ख्याल रखना।
मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, कभी वापस करवा देते तो कभी ले आते। पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। बूढ़े लोगों की हरकतें अजीब होती है कि लोगों की बातों में आ जाते हैं। अगर बेडशीट ले ली है तो रख लेनी चाहिए, चुप करके 100-200 में क्या फ़र्क पड़ता है। आजकल तो 200 में तो एक टाइम का खाना भी अच्छे तरीके से नहीं बनता है। लेकिन मेरे ससुर को कौन समझाए। मेरी तबीयत पूरा दिन ख़राब रही और मैं खुश होती रही कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह मुझे बात का यकीन हो जाता कि मेरे प्यास मेरे पति की कोई ना कोई निशानी हो जाएगी। मैंने सोच लिया था कि अगर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम अपने पति के नाम से रखूँगी। इस तरह मेरे पति मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। कोई तो होगा जिसको मैं अपना कह सकूँगी, वरना इस दुनिया में तो मेरा था ही कौन। और एक पति था, वे भी इस दुनिया से चला गया था। मेरे ससुर ने तो अब रूटीन बना ली थी। वो रात को मुझे चादर देते और सुबह मुझसे मांग लेते, और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती कि मुझे अपना होश ही नहीं रहता था। मैंने कहीं से ही सुना था कि जब औरत माँ बनने वाली होती है वो तो उसे बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। इसलिए मेरा दिमाग इन चीज़ों की तरफ लगा हुआ था, और एक हफ़्ते बाद ये उम्मीद भी टूट गई। तब मुझे अफसोस हो गया। मैं माँ नहीं बनने वाली थी। मेरे पति के मेरे पास कोई निशानी नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मैं रो रही थी। ससुर से ये बात नहीं की, पर उन्होंने कहा कि क्यों रो रही हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं। मैंने कहा पति की याद आ रही है। जब ससुर ने अजीब से अंदाज में मेरा हाथ पकड़ के कहा कि मैं हूँ ना, चलो, फिर एक अचानक ही रुक गए। मैं फिर भी चुप हो गई थी, पर ससुर मुस्कुरा कर रूम में चले गए। और अब हमें इस बात पर हैरान होने लगी थी कि अगर मैं माँ नहीं बनने वाली तो फिर मुझे इतनी नींद क्यों आती है और मेरे बदन में इतना दर्द क्यों रहता है, जो कि मैं तो यही समझ रही थी कि ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। फिर मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों थी, और अब किसको कहती कि मुझे डॉक्टर के ले जाओ। ससुर को कहती तो अजीब लगता, चाची को कहती तो वो भी क्या सोचती, काश कि मेरा पति ज़िंदा होता, उसको साथ ही चली जाती। लेकिन फिर तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ने लगी। हर रात को बहुत ही अजीब सी नींद आती। पता नहीं चलता कि कब सोई हूँ और कब जागी हूँ। अब एक दिन ऐसा देखे कि मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर खुद ही इस चादर को धो रहे थे। मैं हैरान थी कि ये चादर क्यों धो रहे हैं। उनको क्या लगता है कि क्या मैं इस चादर को गंदा कर दिया है। अगर वो ऐसे ही इसको गंदगी लग रही है तो मुझसे कह देते, मैं धो देती। लेकिन उनका इस तरह धोना क्यों। ये चादर तो मेरे कमरे में होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ससुर बेटे के जाने के बाद पागल हो गए हैं। अजीबोगरीब तरह की हरकतें करते थे। एक ही चादर को बार बार कौन धोता है। रात को कहते हैं कि बिछा लेना, सुबह कहते हैं वापस कर दो। इस तरह की हरकतें कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं करता। लेकिन मैं भी नहीं बोलती थी, क्योंकि शायद मुझे जब ज़्यादा इनका नुकसान हुआ तो इनके बुढ़ापे की लाठी इनका बेटा जो कि खो गया था। मेरे पति की लाश तो नहीं मिली थी, बस इतना बताया गया था कि वे इस दुनिया से चला गया है। क्योंकि बिल्डिंग में आग लग गई, इसलिए ज़्यादा लोगों की लाश नहीं मिली थी। आखिर बार में मेरे ससुर ने भी इसको जी भर के नहीं देखा था, और मैं भी नहीं देख पाई थी। इसलिए शायद हमारे अंदर इतना दुख भर गया था, और इस दुखों को निकालने के लिए वे शायद अजीब और गरीब किस्म की हरकतें कर रहे थे। इसलिए मैंने उस मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और मेरी तबीयत अब ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मैं अपनी तबीयत से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे अब घर के काम ही नहीं हो रहे थे। यहाँ तक कि मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी। फिर एक दिन मेरे ससुर घर पर नहीं थे, तो मेरे पड़ोस की एक औरत आई। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, तो उसने कहा कि तुम्हारी हालत तो बहुत ही ख़राब लग रही है। इस तरह तो थोड़ी होता है कि अगर घर में सिर्फ ससुर रहते हैं तो इनसे नहीं कहोगे और किससे कहोगे। इसमें शर्माने की क्या बात है। शर्म से मर जाओगी क्या। आओ, अब हम तुम्हें अपने साथ ले जाते हैं। वो मुझे हॉस्पिटल ले गई तो मुझे डॉक्टर ने चेकअप किया, तो उन्होंने कहा कि आप माँ बनने वाली है। मैंने कहा, डॉक्टर ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। उसने मुझे कुछ तारीखें पूछी। मैंने उसको सब कुछ बताया। मैंने ऐसे कहा कि हाँ, पहले मुझे भी लगता था कि शायद ऐसा है, लेकिन अभी इस बात को भी 1 महीना हो गया है। मुझे मेरे पति से दूर हुए 3 महीने हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ हो। औरत के जिस्म में कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन फिर भी वे माँ बनने वाली होती है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि कहीं तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की है। मैंने कहा कि तौबा करो डॉक्टर, अल्लाह को मानो, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैं अपने पति से बहुत ही प्यार करती थी, और मैंने उनको कहा कि हमारे घर में तो सिवाय मेरे बूढ़े ससुर के और कोई नहीं रहता, और मैं कहीं आती जाती भी नहीं।
डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, देखो बुरा नहीं मानना, लेकिन इस तरह के मामलों में ऐसे सवाल ही करने पड़ जाते हैं। लेकिन तुम माँ बनने वाली हो, ये बात पक्की है। अब मुझे नहीं पता कि तुम मुझे झूठ बोल रही हो या तुमने अपनी तारीख याद करने में कोई गलती कर दी है। मैंने फिर भी हिसाब लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बच्चा मेरे पति का नहीं था। मैंने डॉक्टर को झूठ बोल दिया कि कहीं वे मेरे बारे में बदनामी ना फैलाती रहे, क्योंकि मेरे साथ मोहल्ले की और भी औरतें आई थी और इसने कहा था कि वे हमेशा इसी डॉक्टर के पास जाती है। तब तो वे बाहर बैठी थी, लेकिन कल को मेरे बारे में कुछ कह दी तो मसला हो जाता। मैंने कह दिया कि शायद आप ठीक कह रही है डॉक्टर, मुझे गिनती गिनने में ही गलती हो गई है। डॉक्टर ने मुझे फिर से कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और उसने कहा कि आपकी सेहत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आपका अपना बहुत ही ख्याल रखना है। पर मैं ये सोचकर हैरान थी कि ये बच्चा किसका है, मेरे साथ क्या हो रहा था जब में से मेरा पति इस दुनिया से गया था। एक ही हरकत मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रही थी, जिनका ताल्लुक़ मेरे ससुर के साथ था। वो तो रोज़ एक चादर वाली बात और दूसरा मुझे ऐसी बेहोशी वाली नींद का आना। जबकि मैं तो इतनी परेशान रहती थी कि मेरे दिमाग में इतने सारे दुख भरे थे, तो मैं इतनी गहरी नींद में सुकून से कैसे सो सकती थी। इंसान नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है तो भी आजकल उसको सुकून की नींद नहीं आती, और यहाँ तो मेरा हमसफ़र भी इस दुनिया से चला गया था और हमें ऐसे घोड़े बेचकर नींद कैसे आ सकती थी। कोई ना कोई तो गड़बड़ ज़रूर थी। इसके बारे में अब मुझे पता लगाना ही था और मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। जो भी मैं कर रही थी मुझे वे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे एक दिन के लिए अपनी रूटीन बदलनी थी और मैंने अपनी रूटीन बदली। मैंने खाना नहीं खाया, ये सोच कर कि कहीं मुझे खाने में तो कुछ नहीं खिलाई जाता, कुछ चीज़ मिलाकर तो नहीं दी जाती। और मैं ये सोचकर हैरान थी कि कौन रात को ऐसा करेगा। रात को ससुर ने फिर से वही बेडशीट मुझे वापस कर दी और अब तो वो बेडशीट इतनी पुरानी हो गई थी कि फिर भी वे इसको इसी थैली में डाल कर देते थे जैसे कि नहीं है। पता नहीं अपने साथ लेकर जाते ही क्यों थे। मैंने कहा जी ठीक है, बिछा कर सो जाओगी, लेकिन आज मेरे बिस्तर से ऊपर बेडशीट नहीं डाली और बिस्तर पर जाकर ऐसे ही लेट गई। लेकिन मैं हैरान थी कि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मेरे साथ नींद का ताल्लुक़ है, इस बेडशीट के साथ था, क्या हो रहा था मेरे साथ। मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि रात का 1 बज गया था, बाहर बिल्कुल खामोशी सी थी और थोड़ी देर के बाद हलचल की आवाज़ आई। मुझे लगा कि ससुर पानी पीने के लिए या तो बाथरूम जाने के लिए उठे होंगे, लेकिन कोई मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था और कमरे में दाखिल हो गया। कमरे की लाइट बंद थी और मैंने सांस खींचकर सोने की एक्टिंग शुरू करनी थी, जो कि मुझे देखना था कि आखिर ये कौन है। वैसे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, उसका मेरे कमरे में क्या काम था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो शख्स मेरे करीब आकर लेट गया, मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था, उसका हाथ मेरे वजूद पर सफ़र कर रहा था। जब मुझे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया और जैसे ही लाइट ऑन की मैं ये देखकर हैरान रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ससुर था। उसने बिस्तर की तरफ देखा और गुस्से से कहा कि चादर नहीं डाली थी। मैं हैरान रह गई कि किस तरह से बात कर रहे थे मेरे साथ। मैं चिल्ला रही थी, वो बोले कमबख्त और चिल्लाती क्यों है और आ मेरे पास। मैं पूरी तरह से घबरा गई। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। मेरा ससुर भी अब घबरा गया। मैंने और ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मोहल्ले के लोगों ने भी दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया था। ये क्या हो रहा है। और वह औरत भी अंदर आ गई और उसका पति भी उसके साथ। इससे मेरी तो थोड़ी बहुत दोस्ती थी। मैंने उनको चिल्ला कर इनसे कहा कि पुलिस को बुला लो, ये मेरी इज़्ज़त पर हमला कर रहा था। वो लोग हैरान रह गए। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि किसकी इज़्ज़त बचानी है या नहीं। मोहल्ले वाले दरअसल खुद इतने अपनी ज़िंदगी से तंग होते हैं कि अगर कोई चोर या कोई इस तरह के इंसान उनको हाथ लग जाए तो उसे मार कर अपना गुस्सा इसी पर निकालना चाहते हैं। मैं ससुर को भी तपोश कर लिया था कि सब कह रहे थे कि इस मोहल्ले में सारे शरीफ लोग रहते हैं, आप अपनी बहू के साथ ये सब क्या कर रहे हैं। मैंने इस औरत को सब कुछ बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है। मेरे ससुर ने अब ज़बान अपनी खोल ही दी। उन्होंने कहा कि वो इस चादर में नींद की दवा लगा कर देते थे। जब वो दवाएं मेरे सांस में जाती तो मैं बेहोश हो जाती थी और उसके बाद वो मेरे साथ सारी रात सोते थे और सुबह होते ही वापस चले जाते थे।
और ये बच्चा भी इनका था। सब लोगों ने कानों के हाथ रख लिया और तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया है। कुछ लोग बोले कि अगर ऐसा ही हो गया है तो इन दिनों इन दोनों की शादी करवा दो, लेकिन मैंने शोर मचा दिया, अपने चाचा को ही बुला लिया। मैंने कहा कि ख़त्म कर लूँगी खुद को, लेकिन इस इंसान के साथ शादी नहीं करूँगी जो मेरी इज्जत पर हमला करता रहा। मैं तो इसे अपने बाप की जैसी समझती थी। मेरे चाचा ने कहा कि तुम्हारी चाची कुछ भी बोले, सारा ज़माना मेरे खिलाफ़ हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगा। मैं अपने चाचा के घर चली गई, मेरी डिलीवरी भी हो गई और बच्चा दुनिया में आ गया। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था, पर मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई थी। सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। तभी शायद ऊपर वाले ने मेरे साथ इंसाफ कर दिया था। मेरे पति वापस आ गए थे, मुझे देखकर हैरान रह गए। वे समझा कि ये उसी की औलाद है। कितनी देर हम रोते रहे, एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो रहे थे। दरअसल मेरा पति मरा नहीं था, वे हॉस्पिटल में था और कोमा में चला गया था। किसी को ही पता नहीं था कि वे कौन है, इसलिए किसी ने उसके घर वालों को नहीं बताया। उसको 1 साल बाद होश आया तो फ़ौरन मेरी तरफ भागा। मैंने उसको सब कुछ बता दिया तो वो हैरान रह गया। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, ये सब क्यों हो गया। मैंने कहा कि कुछ नहीं करो, बस मुझे छोड़ कर न जाना। उसने कहा कि कुछ नहीं करो, बस मुझे छोड़ कर न जाना। उसने कहा कि आज शाम मेरे बाप के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब बस मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो, हम लोग साथ रहेंगे और इस बच्चे को भी पाल लेंगे। अभी भी ऐसा लगता था कि या तो वो बुरा सपना था जिसको मैं गुजार रही थी, या फिर ये कोई अच्छा सपना है जिसको मैं गुजार रही हूँ। मेरा पति वापस आ गया, अब बस मैं इस सपने से जागना नहीं चाहती। मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन बस एक मलाल है। आप ही बताएं दोस्तों, क्या मुझे ससुर से कोई बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए था, या मैंने इसे जन्म देकर सही किया? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्पी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।